हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको थोड़ा अलग वे में चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, इस पर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके लिए कितना मीनिंगफुल है या आपको कितना इसमें कंफर्ट फील हो रहा है, पहले की कंपेयर अच्छा है या बुरा। तो इसमें मैं आपको एक एक करके लाइन जो आपको बोल्ड कर करके बताऊंगा उसी को एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पीरियड में है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनका क्या सॉल्यूशंस है, ये चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन कैसे इतनी ज़्यादा हो गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हुआ, इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे, बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या है और हर तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी करंट टाइम में तो वो बहुत बदनाम है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी दुनिया के लिए ये डॉक्टर का एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो गाइडलाइन फॉलो जो सजेस्ट करता है वही पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो मेडिकल साइंस की अधिकतर टर्म्स और डेफिनेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ हुई या कोई सी भी WHO के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होती है, हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो WHO क्या बोलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन, कि अगर आप एक फ़ीमेल को जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है उसको हेल्दी कहोगे तो उसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट से वो हेल्दी होनी चाहिए। क्या क्या टर्म होनी चाहिए? फिजिकल तरीके से, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली, उसका बिहेवियर सही होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। सोसाइटी में वो कंफर्ट होनी चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इमोशनली भी वो सही होनी चाहिए, किसी प्रकार की टेंशन नहीं हो, और फिजिकली भी कोई ड्रॉबैक नहीं हो, तो हम उसे बोलेंगे कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। तो ये हेल्थ की डेफिनेशन नहीं थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन थी। ओके, अब हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज मीन सॉल्यूशंस। तो पहले हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हमारी पहली प्रॉब्लम आती है ओवर पॉपुलेशन। भारत जैसे गरीब और करप्टेड कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन की है। यहाँ पे बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह पॉपुलेशन इस देश में, और इससे लाखों तरह की समस्याएं पैदा होती है। तो ओवर पॉपुलेशन हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड पहली प्रॉब्लम है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ओवर पॉपुलेशन हुई तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पीरियड में है उसको क्या प्रॉब्लम है। तो वो जैसी सर्कमटेंसेज में रहेगी उसी उसको भी प्रॉब्लम होगी। मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज़ इट्स एक्सेस पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो उसको कोई भी चीज़ बैलेंस तरीके से नहीं मिल पाएगी, और ये उसके लिए प्रॉब्लम है। दूसरा, अर्ली मैरिज। कुछ गंवार और इलिटरेट लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी बच्चों की शादी कर देते हैं, अर्ली मैरिज। तो अर्ली मैरिज में भी क्या होगा, चिल्ड्रन आर ऑफन मैरिड एज सुन एज दे अटेन प्यूबर्टी। अभी ठीक से वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए हैं, अभी कुछ जानते भी नहीं हैं, और उनकी शादी कर दी जाती है तो वो रिप्रोडक्टिव लाइफ की मजाक बना के रख देंगे। तो अर्ली मैरिज में भी प्रॉब्लम है, अर्ली मैरिज नहीं होनी चाहिए। पहले के टाइम में बाल विवाह जिसे बोलते थे वो भी इसी का पार्ट है। अगला है हमारा हेल्थ ऑफ मदर। अर्ली मैरिज लीड टू सेवरल डिजीज इन मदर। अगर अर्ली मैरिज करोगे तो मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बहुत सारी समस्या आ जाएगी, क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक बच्चे को बियर करने के लिए रेडी नहीं है। डिफॉर्मिटीज़ तो आनी ही है। अर्ली मैरिज आप करोगे तो डिफॉर्मिटीज़ आएगी, मतलब उसके सेक्स ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, उसे हम डिफॉर्मिटीज़ कहेंगे। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अगर आप जल्दी शादी करोगे तो माँ के मरने की रेट ज़्यादा होगी और बच्चे के मरने की रेट भी ज़्यादा होगी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी क्या होगी, हाई। तो मोर्टिलिटी का मतलब मृत्यु, रेट का मतलब दर, बच्चे की मृत्यु दर, माँ की मृत्यु दर। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि अगर 1000 फीमेल एक साल में प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी के टाइम में कितनी मर जाएगी, वही MMR है। और 1000 प्रेग्नेंट फीमेल एक साल में कितने हेल्दी बच्चों को जन्म देती है और कितने बच्चे मर जाते हैं, जो मरते हैं उन्हें
IMR बोलते हैं। दीज आर हाई इन अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज में ये दोनों प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अगली हमारी प्रॉब्लम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम STD कहते हैं। तो STD के अंदर क्या होता है? चिल्ड्रन हु हैव मैरिड अर्ली they not have proper knowledge of reproductive organ, hence the STD are common in these persons। मैं आपको लाइन के अकॉर्डिंग चला रहा हूँ ताकि आप नोट बना सको। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। कैरियर्स, अर्ली मैरिज ब्लॉक द कैरियर ऑफ कपल्स स्पेशली ऑफ द लेडी। मतलब अगर अर्ली मैरिज करोगे तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना कहीं पे भी ब्लॉकेज आने के लिए कैरियर प्रॉब्लम आ सकती है। ये भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये माइनर है। तो हमारे पास ये थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये हमने पढ़ी प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास आता है स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज का मतलब होता है आपके पास सॉल्यूशंस क्या है, व्हाट डू यू हैव सॉल्यूशंस। फर्स्ट इज़ फैमिली प्लानिंग। हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, ये हमारी पहली चॉइस है। इस चॉइस के अंदर हम क्या करेंगे, फैमिली को हम शॉर्ट रखेंगे। तो इट वाज इन्वेंटेड इन 1951। भारत में आज़ादी के 4th ईयर में हमने ये लॉन्च किया था, क्योंकि कचरा भारत में बहुत था पहले ही। तो हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया और फिर हमने बहुत तरह के रूल्स बनाए थे। हम दो, हमारे दो बच्चे, दो ही अच्छे, ऐसे करके कंसेप्ट बनाए थे। लेकिन पब्लिक को प्यार से समझाने से समझ में नहीं आता, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन को। यहाँ तो जूते मांगती है। तो ये सब फेल हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1951 से अब हम 2020 में 70 साल हो गए, लेकिन हमने ब्लास्टिंग ही ब्लास्टिंग करी है। कभी भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हुई हो। और हमारे महान मुस्लिम, जिनका टारगेट इस देश को मुस्लिम कंट्री बनाना है, उन लोगों ने रात दिन टारगेट यही बना रखा, काम धंधे बाद में, पहले बच्चे पैदा करो। तो दुर्भाग्य है, क्योंकि जूते मारने वाला कानून आया नहीं है। अच्छे लोग अभी तक राजनीति में आए नहीं तो ये देश भी बहुत सुंदर होता। कचरा जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ ऑब्वियसली बात है आपको क्वांटिटी बढ़ेगी, वहाँ क्वालिटी नहीं होगी। दूसरा है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। यहाँ के इन इंडियंस को ये समझाओ कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और आपके पास समझाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। देखो, ऑडियो का मतलब आवाज़ वाले स्पीकर लगा के इन गंवारों के कान में चिल्लाओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी। विजुअल का मतलब होता है टीवी में ऐड दो, आप जगह जगह होर्डिंग लगाओ ताकि ये लोग देख सकें। प्रिंट मीडिया का मतलब अखबार, पैम्पलेट से उनको समझाओ। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, जिसे हम NGO बोलते हैं शॉर्ट में, NGO। ये भी बहुत मिलके अच्छी अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं लोगों के बीच में और उन्हें समझा सकते हैं। पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, टीचर्स also have major role in giving the above information। तो एक टीचर तो आपके सामने अपना रोल निभा ही रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश सारे ये जितना भी नाम दिया है ना, ये लोग पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड, ये ऐसा काम करते हुए मुझे तो नहीं दिखे मार्केट में। अगर ऐसा होता तो शायद ये देश और ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की कल्चर बहुत अच्छी है, बस लोग अच्छे नहीं हैं। सेक्स एजुकेशन, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम जितने भी इंस्टीट्यूशंस है एजुकेशन से रिलेटेड, कोचिंग, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल, सब जगह अगर अच्छे पढ़े लिखे लोगों को रखें, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गंवार लोग ज़्यादा टीचर बने हुए हैं मार्केट में, जो कहने में तो लेक्चरर है लेकिन आता नहीं 5वीं क्लास को पढ़ाना। यहाँ वो रिजर्वेशन के चक्कर में 10% वाले भी टीचर बन गए, तो इसीलिए ये देश भुगत रहा है। तो हमारे स्कूल्स के अंदर बच्चों को ये सिखाएं अर्ली टाइम पे कि अगर आप लोग सेक्स के बारे में सब कुछ जान जाओ, माइथ और मिसकंसेप्शन नहीं रखो, मतलब अंधविश्वास से दूर रहो कि फैमिली बड़ी होगी तो ये होगा, छोटी होगी तो ये होगा। और अंधविश्वास का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे गंवार कपल ये सोचते हैं कि बच्चे भगवान की देन है, धड़ 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 होते रहते हैं, तो समझते हैं ये तो ऊपर ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, कितना होना उसके हाथ में, 4, 10, 15, लेकिन भगवान के हाथ में नहीं है, ये उस फीमेल के भगवान के हाथ में है।
तो माइथ और मिसकंसेप्शन से हमें बचना चाहिए। नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो जो कपल्स है, जो फर्टाइल कपल्स है, जो रिप्रोडक्टिव एज में है, उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलसेंस जवानी के बारे में, कि रैपिड ग्रोथ कैसे होती है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। उन्हें सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब दे शुड यूज़ कॉन्डोम्स, दे शुड अवॉइड इन्फेक्टेड पार्टनर्स, और बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह नहीं खाने चाहिए। ये सारा हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस में आएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, एड्स जिसे हम बोलते हैं, सिपेलिस हुआ, गोनोरिया हुआ, बहुत सारी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं। वो सारे जो सेक्स के टाइम फैलती है, सेक्स रूट से फैलती है, उसे हम STD बोलते हैं। तो ये भी क्या करेगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ बनाएगी अगर आप इन सबको नॉलेज प्रोवाइड करा दोगे। अगला है बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर्स। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, फर्टाइल कपल एंड पीपल्स मैरिजेबल एज ग्रुप शुड नो अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। मतलब वो सब जो पॉपुलेशन कर रहे हैं, मतलब इस पीरियड में है, उन सबको बर्थ कंट्रोल के मेथड्स पता होने चाहिए और उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, इसको एंटीनेटल मदर्स बोलते हैं डॉक्टर की लैंग्वेज में, जो प्रेग्नेंट होती है। फिर डिलीवरी होने के बाद उसको पोस्ट नेटल बोलते हैं। तो 3 टर्म होती है, प्री नेटल, एंटीनेटल, पोस्ट नेटल। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन MBBS। इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चे का हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस समझाओ। कुछ अपना फिगर ख़राब ना करने के चक्कर में 2-3 महीना दूध पिलाने के बाद में बच्चे को गाय भैंसों का दूध पिलाने के लिए छोड़ देती है और ख़ुद अपना फिगर मेंटेन करती है। तो ये भी बच्चों के लिए दुर्भाग्य है। तो वो उस बच्चे की माँ नहीं, डायन है। माँ को कम से कम 6 महीनों तक नॉन स्टॉप, और ब्रांडेड फीमेल है तो 1 साल तक दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि वो जो दूध है वो बच्चे के लिए अमृत है। और एक ब्रांडेड बच्चा बनेगा अगर वो ज़्यादा दूध पिएगा माँ का। तो जब बच्चे के लिए यही बना है और किसी के लिए तो दूध बन नहीं रहा, तो उसको पिलाना चाहिए। तो ये था आपका स्ट्रेटजीज, क्या क्या हम सॉल्यूशंस है। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्या है हमारे पास, अगला हमारे पास ये है कि हम प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम को हम रोक सकें। अगर ये रोकते हैं तो ये भी स्ट्रेटजी हमारी सही जाएगी। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक सेक्स एब्यूज़। सेक्स एब्यूज़ का मतलब होता है ज़बरदस्ती या रेप। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, वो भी उसी कैटेगरी में आ गया, मर्डर या फोर्सफुली सेक्स करना। नीड टू बी क्रिएटेड सो दैट पीपल शुड थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड हियर बाई बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। तो ये भी हम उसको कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आती है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स और STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये सारी चीज़ें हम उनको समझा सकते हैं, ये उनको हम गाइड कर सकते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हमारे पास आता है रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया। जैसे हमारे इंडिया के अंदर लखनऊ UP के अंदर CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके अंदर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। तो एक सहेली जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो हमने मिलाई कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम उसे देते हैं। सहेली, खुशबू, माला N, माला D, ये सारी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जो हम दे के फीमेल को अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़, हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको प्रॉपर उसकी डिलीवरी कराना, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है उन्हें गाइड करना, जो कपल्स होते हैं उनको राइट काउंसलिंग देना, पोस्ट नेटल प्री नेटल केयर करना, एंटीनेटल केयर करना, सेक्स में डिफरेंस नहीं करे, उनको समझाना कि लड़का लड़की एक ही है, उनमें फ़र्क ना करे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे फैलती है उनके बारे में उनको बताना, स्मॉल फैमिली का इम्पोर्टेंस बताना, बच्चा और माँ की मॉर्टेलिटी कैसे होती, कैसे मर जाते हैं वो ये समझाना। तो ये सारी हमारी
सॉल्यूशंस है जिससे हम इनको बचा सकते हैं। तो बच्चों, बहुत आराम से और प्यार से मैंने आपको आज पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें ज़्यादा मज़ा आया होगा, और आप मुझे कमेंट करना अगर ये अच्छा लगा हो तो मैं अब ऐसे ही पढ़ाऊँगा आपको। एक दूसरा ऐप है, उससे मैंने पढ़ाया। अभी कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, अब जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता आप पढ़ते रहो, फिर हम बोर्ड पे पढ़ा करेंगे। एक टर्म और है जो बता देता हूँ आज के टॉपिक में, एमनियोसेंटेंसेस। इसका मतलब होता है बच्चा जो मदर के पेट में होता है तो उसके चारों तरफ जो फ्लूइड भरा होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। वो उसकी प्रोटेक्शन करता है जर्क वगैरह से। माँ का वेट, बच्चे का वेट कम करता है माँ के लिए बायोन्सी के कारण। और इस फ्लूइड को हम अगर नीडल से बाहर निकालते हैं तो हम कुछ एबनॉर्मलिटीज़ पता लगाते हैं, जैसे क्रोमोसोम प्रॉपर है कि नहीं है, उनकी साइज, शेप, नंबर, और कोई बायोकेमिकल ड्रॉबैक तो नहीं है, कोई एंजाइमेटिक एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं। ये सब हम देखने के लिए नीडल से जो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालते हैं उसे हम बोलते हैं एमनियोसेंटेंसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आप देखते हो लिखा हुआ आता है। यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन नहीं किया जाता, मतलब इसका मिस यूज है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। लड़का लड़की का बता देता है डॉक्टर की लड़की होगी कि लड़का, तो उससे कई बार गंवार कपल्स इसको गिरा देते हैं। तो लड़की को कम एक्सेप्ट करते हैं, और आज भी मैं कई बार जगह जगह देखता रहता हूँ कि फैमिली लड़के के लिए लालची रहती है। 4 लड़कियाँ हैं तो भी प्रेग्नेंट करेंगे अपनी फीमेल को ताकि लड़का हो, और ऐसा करते करते फैमिली बढ़ती जाती है। तो बच्चों, आज हमने डिस्कस किया यहाँ तक। फिर हम कल डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि जनसंख्या का कैसे विस्फोट हुआ हमारे देश में। बहुत मज़ा आएगा आपको ये विस्फोट देख के। तो हम आज इसको यहीं क्लोज़ करते हैं। लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।